हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। सो रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। तो यूनिट नंबर 5 का हम पब्लिकेशन मिसकंडक्ट पढ़ रहे हैं। सो इसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज के हम लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं, आज हम सबसे पहले देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रॉड फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें इंडिया में फ्रॉड हुआ है या अब्रॉड में फ्रॉड किया गया है। उसके बाद आईपीआर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आज की वीडियो का। आईपीआर क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आईपीआर के बेसिक्स के बारे में जानेंगे एंड टाइप्स ऑफ आईपीआर के बारे में जानेंगे। देन इन्वेंशंस पेटेंटेबल वाली कौन सी होती हैं एंड नॉन पेटेंटेबल वाली इन्वेंशंस कौन सी होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके अलावा पीसीटी एंड वीपो क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सो आज का हमारे टॉपिक्स जो मैंने आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके मेंशन किए, ये हमारे सारे आज की वीडियो के टॉपिक्स रहने वाले हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रॉड फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे ली हैं जिसमें इंडिया में या फिर अब्रॉड में क्या हुआ था, फ्रॉड किया गया था, अगर हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स ली हैं अब्रॉड की। एक एग्जाम्पल है नीदरलैंड्स की, एक है यूएस की, एक है जापान की। सबसे पहले नीदरलैंड्स में क्या हुआ था, वहां पे एक साइकोलॉजिस्ट थे, सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ना न्यूमेरिकल रिसर्च स्टडी का जो डाटा था वो खुद ही फैब्रिकेट किया था। फैब्रिकेट का मतलब है इन्वेंट किया था, जिसकी वजह से उनको ओवर द सेवरल ईयर्स उन्होंने ये जो डाटा है वो सेवरल ईयर्स फैब्रिकेट करते रहे और उन्होंने फॉल्सिफाइड डाटा साथ में बता दिया अपनी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए। सो उनको उनकी जो पोजीशंस थी वहां से हटा दिया गया। उनका नाम है डिएट्रिक स्टेपल। तो ये हुआ था नीदरलैंड्स में। उसके बाद मैं यूएस की बात करती हूँ। वहां पे जॉन डार्सी थे। वो क्या थे? कार्डियोवैस्कुलर रिसर्चर थे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। ठीक है, तो उन्होंने एक रिसर्च स्कैडल किया था 1980s में। उन्होंने मल्टीपल रिसर्च स्टडीज का डाटा फैब्रिकेट किया था ऑन द हार्ट डिसीजेस एंड उनको फेडरल रिसर्च फंडिंग ने मना कर दिया था कि हम आपको फंडिंग नहीं देंगे अब। तो ये केस हुआ था। अब मैं जापान की बात करूं, योशिका फूजी थे वहां पे। वो क्या थे? उन्होंने क्या करा था, रिकॉर्ड लिया था काफी सारी चीजों का सिंगल ऑथर से और उन्होंने भी फैब्रिकेट किया था, जिसकी वजह से उनका इतने टाइम का जो करियर था वो खत्म हो गया था और उनको उनके जो बहुत सारे पेपर थे वो रिट्रैक्ट कर लिए गए थे। सो आपको कभी भी फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लेगरिज्म नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी जो इमेज है उसमें बहुत सारा इफेक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल्स के एज सच आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट ये एग्जाम्पल्स आपको इसलिए बताई जाती हैं कि आपको ऐसा बनना है या नहीं बनना। ठीक है, अब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स इंडिया से लिए हैं, तो इंडिया के एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। सबसे पहले राम शंकर जी की एग्जाम्पल ली है। ये क्या थे? प्रोफेसर थे एम्स में। ठीक है, और इनको गिल्टी पाया गया था हाई प्रोफाइल केस में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने फैब्रिकेट किया था बहुत सारे रिसर्च पेपर्स का डाटा रिगार्डिंग द कैंसर रिसर्च। उसके बाद बीएम हेज थे। ये क्या थे? वाइस चांसलर थे मणिपाल यूनिवर्सिटी के। इन पे बहुत सारी एलिगेशन लगी थी प्लेगरिज्म की एंड मिसकंडक्ट की, तो इनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे केसेस हैं इंडिया एंड अब्रॉड के, आप इनको रीड आउट कर सकते हो, जिससे आपको पता लगेगा कि ये एग्जाम्पल्स हैं कि ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी करियर पे भी इफेक्ट होगा और आपका जो रेपुटेशन है स्कॉलरली वर्ल्ड में वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। ये टॉपिक हम लीव कर रहे हैं, अगर कोई चाहे तो आप इसको रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप नेट पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो अपने फील्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम आईपीआर की बात करते हैं। आईपीआर हमारा मेन टॉपिक है आज की वीडियो का, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आईपीआर क्या है? आईपीआर स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आईपीआर रेफर्स टू द लीगल राइट। आईपीआर क्या है? लीगल राइट है दैट प्रोटेक्ट्स द क्रिएशंस ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट। तो आपको डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है, प्रॉपर्टी राइट है मतलब लीगल राइट है रिगार्डिंग योर इंटेलेक्चुअल। तो अगर आपके माइंड ने या आपके इंटेलेक्ट ने कोई चीज क्रिएट करी है तो उसके लिए आपके पास लीगल राइट है। सो आईपीआर ग्रांट्स एक्सक्लूसिव राइट टू द क्रिएटर और ऑनर ओवर द इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस, providing them with incentives to invest time, effort, and resources into developing new ideas, inventions, and creative work. For example, आप बहुत सोच समझ के आप कोई चीज इन्वेंट कर रहे हो, कोई नया आइडिया पे वर्क कर रहे हो, तो जब तक आपको उसके लिए इंसेंटिवाइज नहीं करा जाएगा, क्योंकि जब आप आइडिया जनरेट करोगे आपको बहुत सारा टाइम, एफर्ट एंड रिसोर्सेज लगानी पड़ेंगे। सो आईपीआर एक तरह से आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करता है कि आपको काम करना है अपने आइडियाज पे, अपने इन्वेंशंस पे, अपने क्रिएटिव वर्क पे। सो आईपीआर की सबसे पहले टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी है। व्हाट कैन बी द टाइप्स ऑफ आईपीआर? सो आईपीआर में क्या क्या चीजें आती हैं? पेटेंट्स आते हैं, कॉपीराइट्स आते हैं, ट्रेडमार्क्स आते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स आते हैं एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन आते हैं। इन सब के बारे में ब्रीफ थोड़ा थोड़ा जानते हैं। सो टाइप्स ऑफ आईपीआर में क्या क्या चीजें आएंगी? पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट्स एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन्स।
सबके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं बाद में, पर पहले हम इंपॉर्टेंस जानते हैं कि आईपीआर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट्स हैं एंड क्या क्या चैलेंजेस हैं, और आईपीआर की इन्फोर्समेंट कैसे हुई थी इसके बारे में जानते हैं। देन लास्टली वी विल कवर द टाइप्स ऑफ आईपीआर। सो इंपॉर्टेंस क्या है आईपीआर की। अब कोई इनोवेशन कर रहा है तो उसको इंसेंटिवाइज भी करना है। सो आईपीआर से लोग इतना अपना टाइम वगैरह सब लगाते हैं तो उनको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है और उनको उनके इंटेलेक्चुअल क्रिएशन के लिए रिवॉर्ड मिल जाता है। सो आईपीआर आर द इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन। आईपीआर कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्योंकि वहां पे नए नए इनोवेशंस आएंगे, नए नए एंटरप्रेन्योरशिप के सोर्सेज आएंगे। आईपीआर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट क्रिएटर को, ऑथर्स को, इन्वेंटर्स को, बिजनेसेस को, जिसकी वजह से उनके पास उस चीज के यूज का कंट्रोल आ जाता है एंड कोई इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाता। सो आईपीआर की वजह से क्या क्या बेनिफिट्स हुए, इनकरेज होती है इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है और मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है, जिसकी वजह से नई नई चीजें आती हैं। और जब आईपीआर होता है तो कोई उनका अनऑथराइज यूज नहीं करता। सो जो ऐसे पायरेसी काउंटरफीटिंग वाली एक्टिविटीज हैं उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी मिलती है। अब आईपीआर में क्या क्या कॉस्ट एंड चैलेंजेस होती हैं। देखो आईपीआर लेना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली है और उनको प्रोटेक्ट करके रखना। ग्लोबलाइजेशन एंड एनफोर्समेंट का इशू आता है, बैलेंस ऑफ राइट्स का इशू आता है, ठीक है, बैलेंसिंग द राइट ऑफ क्रिएटर्स एंड विद पब्लिक इंटरेस्ट। सबसे ज्यादा आईपीआर में जो चैलेंज आता है ना, दैट इज बैलेंसिंग द राइट्स ऑफ द क्रिएटर्स एंड इनोवेटर्स विद द पब्लिक इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई राइट है जो पब्लिक पॉलिसी के साथ एसोसिएटेड है, सो उसमें वो बंदा आईपीआर मांग रहा है, बट वो पब्लिक पॉलिसी के लिए जरूरी है कि पब्लिक को वो चीजें पता हो, तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं इन द आईपीआर। अब आईपीआर के इन्फोर्समेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आईपीआर के इन्फोर्समेंट के रिगार्डिंग क्या है, लीगल फ्रेमवर्क बना हुआ है, लिटिगेशन एंड रेमेडीज कर सकते हो कि अगर कोई चीज बंदा बना रहा है, आप वो अनऑथराइज्ड है, तो आप लिटिगेशन एंड रेमेडीज के टुवर्ड्स जा सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो वर्क इन कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के टुवर्ड्स आ जाते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ आईपीआर। आईपीआर के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं पेटेंट्स, पेटेंट्स के बारे में जानेंगे। देन वी विल लर्न अबाउट कॉपीराइट्स, देन ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, देन ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन्स क्या होते हैं। सो टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलो कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ आईपीआर। पेटेंट्स, पेटेंट्स क्या है, पेटेंट्स प्रोटेक्ट इन्वेंशंस ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव राइट टू मेक, यूज एंड सेल इन्वेंशंस फॉर अ लिमिटेड पीरियड, यूजुअली टाइम पीरियड 20 years का होता है। सो दे कवर यूजफुल एंड न्यू प्रोसेसेस, मशीन्स, कंपोजिशन ऑफ अ मैटर और प्रूफ्स देयरऑफ। सो पेटेंट्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, न्यू या यूजफुल प्रोसेस, मशीन, कंपोजिशन ऑफ अ मैटर या इम्प्रूवमेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉपीराइट्स की। कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप such as literacy, artistic or musical or dramatic works. So they give creators exclusive rights to reproduce, distribute, perform or display their works and to create derivative works. So आप मुझे डिफरेंस बताओगे अब कमेंट सेक्शन में कि पेटेंट और कॉपीराइट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, ट्रेड से सीक्रेट क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेटर क्या होता है। ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स क्या होते हैं एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ये चारों हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले मैं ट्रेडमार्क की बात करती हूँ। ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेडमार्क वो सिंबल्स हैं, नेम्स हैं या डिजाइन्स हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं किसी एक गुड को दूसरी गुड के अगेंस्ट। सो ट्रेडमार्क्स are the symbols, names or designs that are used to identify and distinguish the goods and services from those of others। ताकि अगर आपको किसी चीज का ट्रेडमार्क मिल गया, फॉर एग्जाम्पल कोका कोला के पास ट्रेडमार्क है, तो कोई वैसा सेम सिंबल नहीं बनाएगा जिसकी वजह से जो कस्टमर है उसके माइंड के बीच में कंफ्यूजन राइज हो। देन ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्ट्स द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज अ फॉर्मूला, प्रोसेस और बिजनेस मेथड। ट्रेड सीक्रेट एक तरह से फॉर्मूला हो सकता है उस चीज को बनाने का जिसकी वजह से उस बिजनेस के पास क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अनलाइक पेटेंट्स, ट्रेड सीक्रेट्स डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन एंड कैन बी पोटेंशियली प्रोटेक्टेड इंडेफिनिटली। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन प्रोटेक्ट्स द विजुअल अपीयरेंस और डिजाइन ऑफ अ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रोडक्ट। दे प्रिवेंट अनऑथराइज्ड कॉपिंग और इंटीमेशन ऑफ द एस्थेटिक और ऑर्नामेंटल फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। लास्ट वन इज ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर उन गुड्स को रेफर करते हैं जो स्पेसिफिक लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ एसोसिएटेड होती हैं और उसमें कुछ क्वालिटीज या रेपुटेशन होती है
या उस लोकेशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई वाइन है वो कहीं की फेमस है, कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या कोई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है वो वहाँ की फेमस है। आप मुझे फर्स्ट जीआई टैग इंडिया में किसको दिया गया था उसके बारे में बताना कमेंट सेक्शन में। तो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ आईपीआर, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के टाइप्स में हमने क्या क्या पढ़ा, पेटेंट्स के बारे में जाना, कॉपीराइट्स के बारे में जाना, ट्रेडमार्क्स के बारे में जाना, ट्रेड सीक्रेट्स के बारे में जाना, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स के बारे में जाना एंड जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स के बारे में जाना। तो इस क्लास में जो आपका होमवर्क है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एंड एक मुझे बताओगे कि इंडिया में फर्स्ट जीआई टैग किसको दिया गया था। Moving on to our next topic, which is difference between the patentable and non-patentable inventions. Patentable inventions और non-patentable inventions के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम पेटेंटेबल इन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टडी अबाउट नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस। ठीक है, क्लियर। सो पेटेंटेबल इन्वेंशंस कौन सी होती हैं एंड नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस कौन सी होती हैं। जो पेटेंटेबल इन्वेंशंस होती हैं उनमें कुछ ना कुछ नया होता है जो अभी तक पब्लिक तक डिस्क्लोज नहीं हुआ होता। तो पेटेंट वही इन्वेंशंस होंगी जिनमें कोई इन्वेंटिव स्टेप होगा, वो वाली चीज होगी जो ऑब्वियस नहीं होगी। ऑब्वियसली उसकी कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब इंडस्ट्री में वो चीज यूज कर ही जा सकती हो। ठीक है, इसमें क्या क्या आ सकता है, कोई भी प्रोसेस आ सकता है, मशीन्स आ सकती हैं, कंपोजिशन आ सकता है या कोई भी इंप्रूवमेंट आ सकता है। अब पेटेंटेबल इन्वेंशंस की एग्जांपल क्या है। फॉर एग्जांपल कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्होंने नया कोई फॉर्मुलेशन बनाया है या कोई नया सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम आया है, ये सारी चीजें क्या है, पेटेंटेबल इन्वेंशंस हैं। तो इनकी कोई ना कोई नोवेलिटी होनी चाहिए, कोई ना कोई इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी होती है। सो ऑन द अदर हैंड अगर हम नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस की बात करते हैं, इसमें कोई नोवेलिटी नहीं होती, कोई ऑब्वियस चीज नहीं होती, कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कोई मैथमेटिकल मेथड आ गया तो इसका पेटेंट नहीं होगा, मतलब इसका कॉपीराइट एंड ऑल आप ले सकते हो बट पेटेंट नहीं होगा। पेटेंट के लिए कोई चीज या कोई सब्सटेंस या कुछ मतलब होना चाहिए, कोई आइडिया है उसका कॉपीराइट होगा, बट अगर कोई फॉर्मुलेशन है उसका पेटेंट होगा। सो अगर कोई सब्सटेंस है या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, उसका पेटेंट नहीं होगा। सो a non-patentable invention falls to meet the criteria of novelty, inventive step और industrial application. तो आई होप सबको पेटेंटेबल एंड नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और थोड़े से और पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर किए। जो पेटेंटेबल इन्वेंशंस होती हैं वो लिमिटेड पीरियड के लिए होती हैं, फॉर एग्जांपल कई बार 20 साल के लिए होती हैं। सो इनके लिए फॉर्मल रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है आपको पेटेंट ऑफिस में जाके। तो इसके लिए आपको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है कि आप उस इन्वेंशन को कमर्शियली यूज करोगे या एक्सप्लॉइट करोगे। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको वो चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक ऑफर होता है कि आप पोटेंशियल फॉर लाइसेंसिंग का ऑप्शन होता है जिससे आप उसको पेटेंटेड जो आपकी इन्वेंशन है उसकी आप लाइसेंसिंग करोगे टू द थर्ड पार्टी फॉर रॉयल्टीज। तो ये जो पेटेंटिंग लाइसेंसिंग है ये मैं आपको भी आगे पढ़ाऊंगी, जिसमें क्या करना पड़ता है कि आपको, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज है, आपको उसका लाइसेंसिंग करवानी पड़ती है ताकि आपको थर्ड पार्टी से रॉयल्टी आती रहे, आपका भी फायदा हो, बट वो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज है, लोगों को नुकसान भी ना हो। ठीक है, तो पेटेंटेबल जो इन्वेंशंस होती हैं इसके लीगल ग्राउंड्स होते हैं और लोगों को अनऑथराइज होता है कि वो उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो स्कोप है प्रोटेक्शन का, ग्रांट्स ब्रॉड प्रोटेक्शन फॉर द इन्वेंशंस कवरिंग वेरियस इंप्लीमेंटेशंस एंड embodiments can be pursued through international patent applications for global protection. अगर आप चाहो तो आप इंटरनेशनल प्रोटेक्शन भी ले सकते हो अपने इन्वेंशन का, उसके लिए आपको इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। सो अगर हम नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस की बात करें, इनको ऐसे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती, कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई राइट नहीं मिलेगा, कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो मतलब कुछ भी नहीं होगा अगर हम नॉन पेटेंट्स के केस में बात करते हैं। तो जो पेटेंटेबल इन्वेंशंस हैं उनका लिमिटेड पीरियड होता है, पेटेंट ऑफिस से जाके फॉर्मल रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, लाइसेंसिंग भी हो सकती है। अगर आप चाहो तो आप ग्लोबल प्रोटेक्शन के लिए भी सीख कर सकते हो बाय फाइलिंग द इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशंस। तो आई होप सबको जो पेटेंटेबल इन्वेंशंस हैं एंड नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस हैं इनका डिफरेंस एंड मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के टुवर्ड्स, दैट इज पीसीटी क्या है एंड वीपो क्या है। इसके बाद हम ये वाला लेक्चर वाइंड अप करेंगे। पीसीटी स्टैंड्स फॉर पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी। पीसीटी क्या है, पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी है। एंड वीपो ऑन द अदर हैंड क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके पहले कुछ हम डिफरेंसेस एंड एस्पेक्ट्स कवर करते हैं, हम वन बाय वन कवर करेंगे। सबसे पहले पीसीटी। पीसीटी क्या है, पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी।
ये अर्ली 20th सेंचुरीज में आई थी। कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1970s में। कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी? फाइनलाइज की गई थी वॉशिंगटन डीसी में 1917 में, बट इफेक्ट में कब आई? 1976 में। इसने क्या किया? पर्पस क्या था? सिंप्लीफाई करना इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग का, और एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया जिसकी वजह से सेंट्रलाइज पेटेंट फाइलिंग प्रोसेस होने लगा। इसकी एक्सपेंशन क्या है? कवर करती है 150 कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। ठीक है। इसके बाद एक सेंट्रलाइज फाइलिंग सिस्टम है जिसकी वजह से इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग आसान होगी, ग्लोबल पेटेंट प्रोटेक्शन फाइलिंग करती है, एंड स्ट्रीमलाइन कर दिया इसने पेटेंट एप्लीकेशन का प्रोसेस। तो आप पेटेंट्स पीसीटी मतलब पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के थ्रू फाइल कर सकते हो। आपका जितना भी प्रोसेस है पेटेंट फाइलिंग का वो सेंट्रलाइज्ड हो गया और ईजी हो गया है। इससे क्या हुआ है? कॉस्ट भी कम हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो है वो भी कम हुआ है। टाइम फ्रेम क्या है? प्रोवाइड्स एन 18 month पीरियड फॉर एप्लीकेंट्स टू डिसाइड ऑन द नेशनल फेस फिलिंग्स। तो ये प्रॉपर आपको हेल्प करती है पेटेंट फाइलिंग के लिए। अब ऑन द अदर हैंड मैं वीपो की बात करूं, वीपो WIPO, वीपो स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो बिगिनिंग है दैट वाज फ्रॉम द 19th सेंचुरी एंड ये स्टैब्लिश की गई थी 1967 में। कब स्टैब्लिश हुई थी? 1967 में थ्रू वीपो कन्वेंशन। और वो कब हुआ था? 14 जुलाई 1967 को, और इसके ऑपरेशंस 1970 से स्टार्ट हो गए थे। इसका मेन मकसद क्या है? प्रमोट करना एंड प्रोटेक्ट करना ग्लोबल इंटेलेक्चुअल राइट्स। तो इसने आईपी लॉज को हार्मोनाइज किया है। मेंबरशिप ऑफ 197 मेंबर स्टेट्स मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट यूएन एजेंसीज। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट यूएन एजेंसीज है। ये एडमिनिस्टर करती है इंटरनेशनल ट्रीटीज को, कन्वेंशन को जो भी आईपी के साथ रिलेटेड है। आईपी मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो ये जितना भी फॉरम है का काम है कॉपरेशन डेवलपमेंट प्रोटेक्ट करना आईपी के राइट्स को, सारा वर्ल्ड वाइड देखती है। तो इसका स्पेशलाइजेशन है यूएन एजेंसी के साथ सारी चीजें एडमिनिस्टर करती है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन फॉर पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड डिजाइंस। बहुत सारी और फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो वीपो है वो और भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बेशक वो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस हो, मीडिएशन का प्रोसेस हो, या फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रोसेस हो। तो ये वर्ल्ड वाइज बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। सो आई होप सबको पीसीटी एंड वीपो का जो बेसिक है वो क्लियर हो गया होगा। जो बाकी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप सबको ये लेक्चर नंबर 12 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड फील फ्री फॉर योर कमेंट्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप उनको भी कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।